Welcome to Ecoholics. This is another video in the series of Thinking Tree. Today we have with us Dr. Anjali Jain, and she is well versed in microeconomics and research methodology. So it is our opportunity to discuss things like how to start research, how to start microeconomics, and how to actually make economics very easy while studying for the school level or graduation level economics. So welcome ma'am, welcome to Ecoholics first of all. So it's a great opportunity for us, ma'am, to be with us. And this is the time that I would like to announce to my students that you are the great teacher for microeconomics since last 35 years. So she is having a 35 years of experience in economics. So ma'am, just हम लोग यही जानना चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स जब बच्चा 12th से ग्रेजुएशन में आते हैं, क्योंकि वो सिर्फ 11th-12th में इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, उसके बाद से हम जब ग्रेजुएशन में आते हैं तो इकोनॉमिक्स का फेस पूरा ही डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि 11th-12th में एक सिंपल इकोनॉमिक्स रहता है, बट उसके बाद इकोनॉमिक्स में माइक्रो, मैक्रो और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पब्लिक फाइनेंस, इकोनोमेट्रिक्स, मैथमेटिकल इंटीग्रेशन, तो इन सब से कैसे शुरुआत की जाए पढ़ाई की, किस तरह से बेसिक लेवल पे, क्योंकि जितना हमने आपके बारे में सुना है उसमें कहा जाता है कि मैम इकोनॉमिक्स को बहुत आसान तरीके से करके बताती हैं, तो इसलिए मैम बताइए आप क्या बताना चाहेंगे। देखिए, जब आपने 12th लेवल अगर पास कर लिया इकोनॉमिक्स का, तो उसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूरे जो आप एमए तक पढ़ेंगे सब आ जाते हैं, पर वो बहुत शॉर्ट में होते हैं। 2-2 लाइन के, आपको पता है कि सीबीएसई का पैटर्न है कि 2-2 लाइन के आंसर, 3-3 लाइन के आंसर, 2 नंबर का, 3 नंबर का मैक्सिमम आंसर होता है। तो जिसे विश्लेषणात्मक विधि कहते हैं वो आप नहीं पढ़ पाते हैं। आप हर चीज़, मांग क्या होती है आपने उतना सा पढ़ लिया, मांग की लोच क्या होती है आपने 1-2 शब्द में वो पढ़ लिया, पर उसकी जो विस्तृत विवेचना होती है वो 12th लेवल पे नहीं हो पाती, क्योंकि उसका पैटर्न डिफरेंट है। 12th करके बच्चा जैसे ग्रेजुएशन करने आता है, चाहे बीकॉम करने आए, चाहे बीए करने आए या बीएससी में जाए, तो या कॉलेज पैटर्न पे क्या होता है, अब आपका ट्रेंड चेंज हो जाता है और आप ऑफ कोर्स मल्टीपल चॉइस वहाँ भी होते हैं, शॉर्ट आंसर्स भी होते हैं, पर मेजर बल्क होता है लॉन्ग आंसर्स का। लॉन्ग आंसर्स का मतलब होता है कि मांग का नियम समझाइए। अब मांग का नियम समझाने के लिए आपको पूरा नियम, मांग क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, मांग की पूरी धारणा समझानी होगी। उसके बाद क्या मान्यताएं हैं, क्योंकि आर्थिक नियम जो होते हैं वो कुछ मान्यताओं पर आधारित होते हैं, बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर। तो अर्थशास्त्र का कोई भी नियम अपवाद के बिना भी नहीं होता, तो आपको अपवाद भी बताने। और अब माइक्रो बहुत इंटरेस्टिंग विषय हो जाता है। आपने जितना 10th तक ज्योमेट्री पढ़ा उसका उपयोग आप कर सकते हैं। सही बात है। आप बनाइए, हाइपरबोला बनाएंगे तभी आप कर्व, एक कर्व है सिर्फ अर्थशास्त्र में, उसी कर्व को आप मांग वक्र कहते हैं, वही उदासीनता वक्र हो जाता है, वही आगे जाके समुत्पाद वक्र बन जाता है। यानी सिंपल एक वक्र है डाउनवर्ड स्लोपिंग, जिसका नेगेटिव स्लोप होता है। आप समझते हैं कि जब एक चर बढ़ रहा है दूसरा चर घट रहा है तो स्लोप नेगेटिव आता है। इस एक वक्र के माध्यम से हम पूरा गंभीर से गंभीर अर्थशास्त्र समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। तो इसलिए बेसिक, अगर इस कर्व को हमने बनाना नहीं सीखा, इस कर्व की कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसको नहीं पकड़ी अगर फर्स्ट ईयर लेवल पे या 12th के लेवल पे, तो फिर हमको वो कठिन हो जाए, फिर हम उलझन में आ जाते हैं। तो इसलिए बेसिक्स समझना, जैसे मैथ्स में भी होता है कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आगे आप मैथ्स पढ़ सकते हो, उसी तरह से अर्थशास्त्र में भी है। अगर आपके बेसिक्स, और बेसिक्स के लिए आपको माइक्रो और मैक्रो, जो अर्थशास्त्र की पूरी विषय सामग्री है, उसको पारंपरिक रूप से तो हम 5 भागों में बांटते थे। ईश्वर ने हमें 5 उंगलियां दी हैं, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। पर आधुनिक दृष्टिकोण क्या कहता है कि नहीं भाई, अब आधुनिक है तो थोड़ी सी कैंची तो चलानी पड़ती है ना, शॉर्ट कुर्ता आ गया, थोड़ी सी शॉर्ट, अब तो लड़कों की जैकेट्स भी शॉर्ट होने लग गई, उसी तरह से कैंची चल गई अर्थशास्त्र की। उन्होंने कहा नहीं, अब हम माइक्रो और मैक्रो, द टोटल सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, व्यापक अर्थशास्त्र है। भाई ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल वाली बात है, पर फिर भी समझने के लिए तो ये माइक्रो और मैक्रो, ये 2 ऐसे पेपर्स हैं, अगर आप इनको सिलसिले से पढ़ें तो आपको अर्थशास्त्र फिर समझ में आना शुरू होगा, क्योंकि अर्थशास्त्र बहुत व्यापक है। आज पहले केवल ट्रेडिशनल पढ़ते थे हम, माइक्रो मैक्रो पढ़ लिया, ज़्यादा हुआ तो पब्लिक फाइनेंस पढ़ लिया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ लिया, इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ लिया। आज की तारीख में मैं आपको बताऊं, आप हेल्थ इकोनॉमिक्स पूरा विषय बन गया, एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स अपने आप में पूरा विषय है, आपके वैल्यू बिहेवियरल इकोनॉमिक्स भी आ गया, नोबेल प्राइज भी मिला है इस विषय पे। तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स यानी कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है वो भी अपने आप में एक पूरा विषय है। तो जो अर्थशास्त्र है
पैसे के बिना कुछ हो सकता है कि लाइफ में? मुद्रा के बिना कुछ हो सकता है? सारी दुनिया किसके लिए दीवानी है, किसके चक्कर काटती है? इस पैसे के लिए ना। और पैसे के बिना कोई भी गतिविधि, आपको अगर म्यूजिक का शौक है तो जब तक आपके पास आपके इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होंगे वो शौक आपका पूरा नहीं हो पाए, उस हद तक आप नहीं जा पाएंगे। तो इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या चाहिए? पैसा। तो आप अर्थशास्त्र के बिना, और अर्थशास्त्र का विषय क्या है? पैसा। तो पैसे के बारे में हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, और पैसा हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है ना। तो इसलिए इकोनॉमिक्स को आप एक बहुत सरल विषय, बेसिक माइक्रो मैक्रो से स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे आप जो उसकी ब्रांचेज हैं वो फिर अपने आप खुलता जाता है रास्ता। आप पहली सीढ़ी चढ़िए, दूसरी चढ़िए, आप सीधे अंतिम नहीं चढ़ सकते ना। फिर धीरे धीरे आपको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स भी आना शुरू हो जाता है। हाईएस्ट ब्रांच अगर हाईएस्ट लेवल में कहूँ तो इकोनोमेट्रिक्स आना शुरू हो जाती है। आप मॉडल बिल्डिंग भी कर सकते हैं, फिर रिसर्च का पूरा क्षेत्र खुला हुआ है आपके लिए। हाँ, जैसे आपने रिसर्च की बात कही, तो मैम बात करते हैं कि रिसर्च में बच्चों को इंटरेस्ट है। स्टूडेंट्स काफ़ी हैं जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हैं, जेआरएफ के लिए प्रिपेयर करते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए। उसके बाद वो चाहते हैं कि रिसर्च में ही करियर बनाए। जैसे मैगजीन्स हैं, बहुत फेमस जर्नल्स हैं जिसमें वो चाहते हैं कि पेपर पब्लिश हो। तो मैम कैसे शुरुआत की जाए? क्योंकि मैंने जितने भी स्टूडेंट से बात की है वो कंफ्यूज रहते हैं कि रिसर्च कैसे किया जाए, रिसर्च का टॉपिक कैसे ढूंढा जाए। बच्चे सोचते हैं कि हम कोई बहुत बड़े लेवल की रिसर्च करेंगे जी, बट रिसर्च, सूरज कहाँ से उगता है? सनराइजेस फ्रॉम द ईस्ट। इस विषय पे भी आप रिसर्च कर सकते हैं। सही बात है। आप बताएंगे कैसे कर सकते हैं इस पर रिसर्च? मैम पहले प्रॉब्लम ढूंढी जाती है कि सन ईस्ट से ही क्यों राइज होता है, तो बाकी जगह से क्यों नहीं होता है? तो नहीं, मैं तो कह रही हूँ सन ईस्ट से राइज करता है, इसको रिसर्च में कैसे ला सकते हैं? रिसर्च में मैम ऐसे ला सकते हैं, एक हाइपोथेसिस बनाएंगे। नहीं, आप बच्चों की यही आदत है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हाइपोथेसिस, भाई हाइपोथेसिस बहुत बड़ी बात है। आप मत बनाइए हाइपोथेसिस, आप सिर्फ सुबह उठिए जल्दी जब सनराइज होता है, और 7 दिन तक लगातार आप ग्राउंड में जाइए, जहाँ से सूरज निकल रहा है उधर आप कहीं भी मुँह करके खड़ा हो जाइए। पर आपको 7 दिन जाना पड़ेगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे तक, क्योंकि 7 ही दिन फिर रिपीट होते हैं ना। तो जो उन 7 दिन में होगा वही अगले 7 दिन में होगा। तो केवल 7 दिन के लिए आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, और ग्राउंड में जाके देखना पड़ेगा कि वो सनराइज कहाँ से हो रहा है। आप नीडल कंपास यूज कर, दिस इज रिसर्च। बिना ग्राउंड में जाए रिसर्च नहीं होगी। इसीलिए इकोनॉमिक्स में भी जब रिसर्च करना चाहते हैं बच्चे, तो बच्चे सोचते हैं हम कट एंड पेस्ट कर लेंगे और रिसर्च हो गई। बच्चों ऐसा नहीं होता। रिसर्च का रिसर्च शब्द 2 से बना, जो पहले से ऑलरेडी है, जो ज्ञान हमें उपलब्ध है उसी ज्ञान पर हमको री करना है, पुनः उस ज्ञान के बारे में और अनुसंधान करना है, खोज करना है कि इन्होंने ये कहा तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, तो ऐसा क्यों होता है और कब होता है और कब नहीं होता, ये रिसर्च के विषय हो जाते हैं। तो रिसर्च के विषय जो है वो हमारे आसपास के जीवन से, उसको हम कहते हैं माइक्रो लेवल रिसर्च। एक रिसर्चर को बेसिक शुरुआत करनी चाहिए अपने मोहल्ले से, अपने कॉलोनी से, अपने कैंपस से। आप उनका पढ़िए ना, आप उनका इकोनॉमिक बिहेवियर पढ़िए, कंजम्पशन बिहेवियर पढ़िए, या वो कंजम्पशन बास्केट क्या है उनकी और उन पर क्या इफेक्ट हो रहा है। टमाटर और प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं, तब प्याज की बढ़ती है तो टमाटर की कम हो जाती है, टमाटर की बढ़ती है तो प्याज की कम हो जाती है। तो इस तरह से प्रैक्टिकल अप्रोच के विषय लेके आप सर्वे करिए, आप उनके क्वेश्चनर बनाएं और प्राइमरी डाटा पे फोकस करें। बच्चे चाहते हैं केवल सेकेंडरी डाटा पे हम रिसर्च कर ले, तो बच्चों नहीं होती रिसर्च। रिसर्च में प्राइमरी डाटा का इनपुट बहुत जरूरी, तभी तो आप कुछ बता पाएंगे कि आपने ये किया। तो माइक्रो लेवल से शुरू किया जाए, जिससे कि चीज़ें पहले सिंपल रखी जाएं छोटे लेवल से, फिर एनहांस किया जाए। बिल्कुल मैम, इसके अलावा हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी फॉलोअर्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे करंट अफेयर्स हो गया, वो लगातार पढ़ते रहते हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो करंट का टॉपिक है, सारे करंट अफेयर्स उसमें आते हैं। तो आप हमें हमारे स्टूडेंट्स को बताइए कि किस तरह से हम लोग करंट अफेयर्स को स्टैटिक से कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे कनेक्शन बिठा सकते हैं माइक्रो का रियल वर्ल्ड से, या फिर मैंने आपसे पहले भी शुरुआत में ही कहा कि जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होंगे, कीन्स का अर्थशास्त्र नहीं पता होगा, आपको डिमांड और इफेक्टिव डिमांड का फर्क नहीं पता होगा, प्रभावपूर्ण मांग और प्रभावपूर्ण मांग। एक भिखारी अगर सोचे कि मैं एरोप्लेन खरीद लूं, तो क्या उसकी मांग का हम अर्थशास्त्र में अध्ययन करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास उसको खरीदने के लिए सामर्थ्य नहीं है, उसकी एबिलिटी टू पे नहीं, कैपेसिटी नहीं है उसके पास। तो
अगर हम बेसिक्स जब समझ लेंगे बहुत अच्छे से, जो माइक्रो और मैक्रो में पढ़ाए जाते हैं सारे नियम है, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन भी है, इन्वेस्टर का बिहेवियर पढ़ाया जाता है, कैपिटल 5 साधन होते हैं उत्पादन के, लैंड, लेबर, कैपिटल, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन। तो इन सब की विशेषताएं क्या होती हैं, जैसे एक ही बात कहूंगी, पिक्यूलियर बताऊंगी बस आपको। लैंड इज इमोबाइल, भूमि फिक्स है, वो चल के कहीं नहीं जा सकती, केवल भूमि की ओनरशिप बदलती है। आपसे मैंने खरीद ली प्रॉपर्टी, आपका प्लॉट मैंने खरीद लिया, तो ओनरशिप बदली, भूमि नहीं गई उठ के, इनके यहाँ से उठ के भूमि मेरे पास नहीं आई। और लेबर इज हाईली मोबाइल, वो सबसे ज्यादा गतिशील है। दूसरी बात, लेबर की मांग डिराइव डिमांड होती है। अगर मार्केट में वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो लेबर की डिमांड बढ़ेगी। तो इस तरह के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारी चीजें आप माइक्रो और मैक्रो जो ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ते हैं उसमें सब पढ़ा जाता है सिलसिलेवार जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि मैं इतने छोटे से समय में आपको पूरी उनको नहीं बता सकूंगी। तो इनको अगर आप जब सिलसिलेवार पढ़ेंगे तब आप इनके ऊपर अपना नींव, ये है फाउंडेशन, ये है, इस फाउंडेशन के ऊपर यू कैन बिल्ड योर कैसल। तो इस तरह से अर्थशास्त्र समझने के लिए माइक्रो मैक्रो के बेसिक कॉन्सेप्ट, और मैं मतलब चाहूँगी कि बच्चे किसी भी फील्ड के हों, इंजीनियरिंग फील्ड के हों या मेडिकल फील्ड के हों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो 11th-12th लेवल की कोई भी माइक्रो मैक्रो की किताब पढ़ेंगे तो उससे उनका बेसिक क्लियर होने लगता है। और उसके बाद फिर अब करंट अफेयर से जोड़ने की बात आप पूछ रहे थे, करंट अफेयर्स के लिए आप बिजनेस मैगजीन्स बहुत आती हैं, आप उन बिजनेस मैगजीन्स को पढ़िए। जब उन बिजनेस मैगजीन्स में आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आप फिर धीरे धीरे उसको समझना, उस कनेक्शन को फील करना शुरू करेंगे। अगर आपका बेसिक मांग और पूर्ति संतुलन आपको समझ में आ गया तो आप रिलेट करना सीखेंगे चीज़ों को। आपने टैक्सेशन अगर पढ़ा तो जब बजट आता है तो बजट में जो चीज़ें आई, कैसे सोशल वेलफेयर पे खर्च होता है पैसा, कंपोनेंट्स क्या है बजट के, तो जब आप पढ़ना शुरू करेंगे बेसिक से तो धीरे धीरे आपका विज़न खुलता जाएगा। और जब आपका एक बार विज़न खुल जाएगा अर्थशास्त्र का, तो आपको अर्थशास्त्र समझ में आना, उसके लिए क्या ज़रूरी है, पढ़ना। और जिससे हम बच्चे, आज के बच्चे दूर भागना चाहते हैं, तो शॉर्टकट मिल जाए, कोई शॉर्टकट नहीं है बच्चों, अर्थशास्त्र को समझने के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड एंड हार्ड। ओके, सो मैम थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक आए और हमारे बच्चों के साथ बहुत सारे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर की। लास्ट में मैं आपसे 2 शब्द इकोहॉलिक्स के बारे में सुनना चाहूँगा। आप हमारे बच्चों को इकोहॉलिक्स के प्लेटफॉर्म से कुछ बोलना चाहते हैं, या जो भी आपके मन में शब्द हो वो आप कह सकते हैं। बाकी टेक्नोलॉजी का जो दौर आया, ड्रॉबैक्स भी है पर फायदे भी बहुत हैं, और उनमें से एक फायदेमंद इकोहॉलिक्स का प्लेटफॉर्म। रात को 11 बजे भी अगर आपको लग रहा है कि अब हम ये समझ नहीं आ रहा और अभी तो किसी दोस्त के घर में फ़ोन नहीं कर सकता, आप इकोहॉलिक्स के जो मोबाइल ऐप है उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आपके सारे जवाब मिल जाएंगे। आपको किसी दोस्त को पूछने की जरूरत नहीं, मम्मी को परेशान करने की जरूरत नहीं, अपने टीचर के पास जाने में आपको वैसे ही डर लगता है। तो उससे बेहतर है आप इकोहॉलिक्स का जो प्लेटफॉर्म है उसमें आपको बेसिक्स से लेके करंट अफेयर्स तक, जर्नी ऑफ इकोहॉलिक्स, कुछ मैंने देखे जो वीडियोस, मुझे लगा इकोहॉलिक्स इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके इकोनॉमिक्स को, जो नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए भी आसान बना रहा है। तो मुझे लगता है यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब ऑन दिस प्लेटफॉर्म इकोहॉलिक्स से, क्योंकि इकोनॉमिक्स के बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की नैया पार नहीं हो सकती। तो इकोहॉलिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ बेसिक इकोनॉमिक्स भी, और मैंने सुना कि शायद ऑन डिमांड भी है ऐसा कुछ उसमें, कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको पॉल सैमुअल्सन की थीसिस समझ में नहीं आई है, आप उलझ गए कि ISLM कर्व क्या होते हैं, तो यू कैन पुट अ नोट देयर कि हमें ISLM कर्व बताइए। तो शायद उनका जिसका भी प्लेटफॉर्म जो चलाते हैं या जो इसके टीचर्स रहे हैं वो शायद बता देते हैं। ऐसा कुछ बच्चे बात कर रहे थे आपस में तो मुझे सुनाई दिया कि ठीक है अपन इकोहॉलिक्स पे देखते हैं क्या है। हम व्हाट्सएप नंबर शेयर करते हैं मैम। अच्छा, पूरे अच्छा। टाइम उस पे अब वो जरूरी है ना, क्योंकि अब देखिए करंट के साथ चलना है, तो ये भी एक व्हाट्सएप एप्लीकेशन भी करंट है। अब बस इस 6 इंच के इसमें जादू का पिटारा है, सब तो है एक क्लिक पे। अब तो माउस भी नहीं दबाना, अब तो सिर्फ क्लिक्स करने हैं आपको। तो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म आई थिंक। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स मैम, and thank you for tuning Ecoholics once again, and we are signing off from Thinking Tree. So stay tuned and don't forget to like, share and subscribe Ecoholics. Thank you so much.